साहित्य शास्त्र यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 3। आगे है नई समीक्षा। यह अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। यह 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। प्रारंभ में इसके लिए सौंदर्यपरक, रूपवाद और विश्लेषणात्मक आलोचना नाम सुझाव में दिए गए। यह रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को नहीं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर J.E. स्पिनगार्न ने 1910 ईस्वी में द न्यू क्रिटिसिज्म नामक शीर्षक से अपने व्याख्यान में पहली बार नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया, जो आगे लेख के रूप में छपा। इस लेख में स्पिनगार्न द्वारा रोमांटिक, क्लासिकल, जीवनीमूलक, समाजशास्त्री आदि विषयों को अस्वीकार करते हुए स्थापना की गई है जो है कि समीक्षा एक वैकल्पिक प्रतिक्रिया मानी जाती है, जो जीवन दृष्टि द्वारा आधारित है। एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन को रैनसम तथा उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 को जाता है। नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की चर्चा सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रैनसम तथा एलन टेट द्वारा प्रकाशित पत्रिका द फ्यूजिटिव में मिलती है। इसके अतिरिक्त R.P. ब्लैकमर, क्लिंथ ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन, वारेन एवं आइवर विंटर नई समीक्षा में मुख्य नाम हैं। सभी समीक्षक कविता को ही केंद्र में रखकर उसके भाषा विश्लेषण द्वारा भिन्न भिन्न विशेषताओं पर ध्यान लक्षित करते हैं। इलियट, मिल्टन, मरे और रिचर्ड्स की रचनाओं द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी में नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं देखी जा सकती हैं। F.R. लिविस द्वारा भी स्क्रूटनी नामक पत्रिका के माध्यम से नई समीक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे थे। R.F. लिविस ने अपनी पुस्तक रिवैल्यूएशंस 1936 ईस्वी में एज़रा पाउंड, T.S. इलियट और I.A. रिचर्ड्स का जिक्र शुरुआती नए समीक्षक के रूप में करते हैं। नई समीक्षा वह पद्धति है जो इलियट के परंपरा सिद्धांतों को अपना मुख्य आधार मानती है। नई समीक्षा को लेकर विद्वानों का मत था कि यह रोमांटिसिज्म के विरोध में नया क्लासिक पुनरुत्थान है। नई समीक्षा निम्नलिखित आधारभूत बातों पर बल देते हैं: रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए रचना का गंभीर पाठ आवश्यक है। यह ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक एवं विश्लेषणवादी समीक्षाओं को अर्थहीन बताती है। भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। संप्रेषण और अस्वाद के प्रश्न पर विचार और मूल्यांकन की दृष्टि जरूरी नहीं है। नई समीक्षा में काव्य भाषा, आलोचक और प्रधान गुण। विलियम एम्पसन, प्रधान गुण अनेकार्थता। आलोचक क्लिंथ ब्रुक्स, प्रधान गुण विडंबना, विरोधाभास, अंतविरोध। आलोचक एलन टेट, प्रधान गुण तनाव। आलोचक रैनसम, प्रधान गुण शब्द विधान, अर्थ विधान। आलोचक ब्लैकमर, प्रधान गुण सांकेतिकता। आलोचक रॉबर्ट वेन वारेन, प्रधान गुण विरोधाभास। एलन टेट तनाव शब्द का इस्तेमाल अंतरंग संतुलन एवं बहिरंग संतुलन में सामंजस्य के अर्थ में करते हैं। टेट बहिरंग संतुलन को अभिधेयार्थ प्रकट करने का तरीका मानते हैं। रॉबर्ट पेन वारेन उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह समीक्षा में विश्लेषण एवं संयम को प्रमुखता देते हैं। इन्होंने काव्य भाषा में प्रतीक, व्यंग्य और विरोधाभास को महत्व दिया। विलियम एम्पसन अनेकार्थकता के साथ भेदों का उल्लेख करने के साथ कविता में उसकी मनः स्थितियों एवं उनके अनेक स्तरों का विश्लेषणात्मक संबंध स्थापित करते हैं। R.M. क्रेन के प्रतिनिधित्व में शिकागो स्कूल में के आलोचकों
द्वारा नए समीक्षकों का विरोध हुआ। इनके नेतृत्व में सिद्ध किया गया कि नई समीक्षा छोटी कविताओं के विश्लेषण हेतु सफल हो सकती हैं, किंतु नाटकों, कथाकृतियों और प्रबंध काव्यों के विश्लेषण में पूर्ण रूप से सफल नहीं है। नई समीक्षा के संदर्भ में समीक्षकों का मत था कि वस्तुपरक विश्लेषण आलोचना को गणित और विज्ञान जैसा स्वरूप प्रदान करता है, जिसे स्वीकारना उचित प्रतीत नहीं होता। नई समीक्षा को लेकर विरोधियों का मत था कि आलोचना मानवीय की विषय है, वैज्ञानिक बनने पर उसकी मूल प्रवृत्ति अलग हो जाती है। हिंदी में प्रयोगवादी धारा की आलोचना से नई समीक्षा की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात 1960 ईस्वी के बाद ही यह अमेरिकी नई समीक्षा हिंदी में अपना स्थान बना पाई। विद्वानों का मत है कि नई समीक्षा के प्रवेश से ही हिंदी में तनाव, विसंगति, विडंबना आदि शब्दों का उपयोग शुरू हुआ। नई समीक्षा के प्रवर्तक एवं उसके उन्नायक काव्य भाषा के तात्विक विवेचन में एकमत नहीं थे, परंतु नई समीक्षा की मूल भावना काव्य स्वतः वस्तु है से पूर्ण रूप से सहमत है। नई समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। मिल्टन मरे, इनकी रचना है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी। जे.बी. क्रच, इनकी है मॉडर्न टेपर। एलन टेट, इनकी है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी। द फॉरलॉर्न डेमन 1955 ईस्वी। आर.पी. ब्लैकमर की है लैंग्वेज एज जेस्चर 1952 ईस्वी। लायन एंड द हनीकॉम्ब और केनेथ बर्क, इनकी रचना है ग्रामर ऑफ मैट्यूस 1948 ईस्वी और परमनेस एंड चेंज। नई समीक्षा के संदर्भ में विद्वानों के कथन। समीक्षा एक प्रकार की व्यक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। S.E. स्पिगॉर्न। रिचर्ड्स से ही नई समीक्षा की शुरुआत हुई। रैनसम। कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। रैनसम। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। क्लिंथ ब्रुक्स। कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन और अंतरंग के बीच घटित होता है। एलन टेट। सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है, क्योंकि इसमें गति होती है। जहाँ अभिधा की भाषा समाप्त हो जाती है वहाँ सांकेतिक भाषा कार्य करती है। आर.पी. ब्लैकमर। कवि अपनी भाषा में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का गूढ़ संश्लेषण उपस्थित करता है। आइवर विटर। अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। अज्ञे। रूपवाद। 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुए रूपवाद आंदोलन का उदय रूस में हुआ था। यह एक कलावादी आंदोलन है। 1919 ईस्वी में रूपवाद आंदोलन की शुरुआत रूस के विक्टर सोकोलोवस्की ने की। यह अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। इसमें रचना के बनावट, रूप और तकनीक पर बल दिया जाता है। बोरिस इकेनबॉम, विक्टर स्क्लोवस्की, रोमन जैकोब्सन का नाम इस आंदोलन में प्रमुख रूप से आता है। सोवियत संघ के गठन के पश्चात रूपवादियों ने अपना स्थान रूस से हटाकर चेकोस्लोवाकिया कर दिया था। वहाँ रोमन जैकोब्सन, जान मुकरोवस्की और रेने वेलेक, जो कि प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल के सदस्य थे, ने रूपवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉस्को और पीटर्सबर्ग रूपवादियों के दो प्रमुख केंद्र रहे हैं। रूपवाद साहित्य को स्वायत्त और स्वकेंद्रित मानता है। यह रचना को महत्व देता है, रचनाकार को नहीं। यह साहित्य के विषय की निश्चितता के प्रश्न को खारिज करता है और साहित्य की सामाजिकता में विश्वास नहीं करता। इसका संबंध वर्तमान से
होता है, इतिहास से नहीं। संरचनावाद शैली विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन रूपवाद से प्रभावित रहे हैं। रूपवाद परंपरा से चली आ रही काव्य दृष्टि को नकारता है। यह कविता की भाषा, संरचना, उसकी टेक्निक का विश्लेषण करता है। रूपवादी अपने को रूप तक ही सीमित कर लेते हैं तथा कविता के अध्ययन के क्षेत्र में चमत्कार की तलाश पर बल देते हैं। इन मान्यताओं के तत्व भारतीय समीक्षा में प्राचीन समय से ही विद्यमान है। रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय की भाषा संबंधी विशेषताओं की तुलना रूपवाद के भाषा संबंधी विचारों से की जा सकती है। रूपवादी जिस विरूपण की प्रक्रिया पर बल देते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति और वक्रोक्ति के नाना भेदों में भाषाई विरूपण के उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वक्रोक्ति के भेदों में वस्तु विन्यास वक्रता एक प्रकार के विरूपण की ही प्रक्रिया है। डॉक्टर सत्यदेव मिश्र। अब ये संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया। इसका विकास फ्रांस में 1960 के दशक में हुआ। यह जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नृतत्वशास्त्र, साहित्य आदि को समेटे हुए एक व्यापक आलोचना की पद्धति है। संरचनावाद वस्तु के घटक, उसके अवयव तथा उसके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करता है। स्विस भाषाविद फर्दिनांद द सस्यूर को संरचनावाद की स्थापित करने का श्रेय जाता है। सस्यूर के अलावा यूको, अल्थुसर, लाका, एमिले, रोमान, पकप्सन, चाम्स, लुई हाल्मस्लेव और बेनमिस्ते मुख्य हैं। सस्यूर ने भाषा के दो रूप माने हैं। लॉन्ग अंतर्वैयक्तिक भाषा, प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। परोल व्यक्ति विशेष की भाषा, सीमित क्षेत्र की भाषा, व्यक्ति भेद से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों जैसे मिथकों, साहित्यिक कृतियों को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस ने किया। उन्होंने चिन्हों को प्रत्येक संस्कृति का अहम हिस्सा माना है। संरचनावादी समीक्षक ऐसे तत्वों पर कार्य करते हैं जिनके द्वारा रचना अर्थ और अस्तित्व प्राप्त करती है। संरचनावाद इस बात का पक्षधर है कि किसी भी साहित्य की रचना की संपूर्णता और एकता युक्त देखना आवश्यक है ताकि उपसंरचनाओं जैसे छंद, ध्वनि, पदविन्यास, बिंब आदि को अधिक स्पष्टता प्रदान हो सके। संरचनावादी स्वयं को विज्ञान के निकट रखते हैं। मुख्य रूप से संरचनावाद ने किसी रचना की व्यापक स्तर पर समीक्षा का कार्य नहीं किया। संरचनावाद समझने के लिए बार्थ ने द फैशन सिस्टम नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने अर्थ को केवल पाठ में नहीं बल्कि पाठ की संरचना में ही माना है। साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं: व्याख्या, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता, संस्कृतिकता। उपरोक्त 5 नियम ऐसा जाल बनाते हैं जिससे सारा पाठ गुजरता है। इस प्रक्रिया की पहचान ही संरचनावाद है। संरचनावाद के लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, इसलिए रचनाकार के वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का वर्णन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता है। इस रूप में संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर देखा जाता है। यह लेखिकी अथवा आलोचकी अनुभव को गौण मानता है, साथ ही पाठ निर्माण, पाठ संरचना में छिपे तथ्यों को प्रकट करने का प्रयास करता है। अल्थुसर संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में जगह देते हैं। रचनाकार की भाषा अर्थ नहीं देती। जो हम अर्थ पाते हैं वह भाषा में शब्दों के अंतर के कारण प्रकट होता है। रचना में अर्थ तत्व पाठक के मानसिक विकास के अनुसार प्रकट होता है। वह जितना अधिक विकसित होगा, अर्थ की प्रतीति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। सस्यूर संरचनावाद में संपूर्ण तंत्र की
अवधारणा एक श्रेणीबद्ध संगठन के रूप में की जाती है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी का या धरातल पर इन्हीं सिद्धांतों के क्रियान्वयन से निचले धरातल के तत्व अपनी संगति या वैशिष्ट से श्रृंखला दर श्रृंखला आनुषंगिक संबंधों एवं अर्थों की मैत्री उत्पन्न करते हैं। गोपीचंद नारंग। उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद को स्थान दिलाने का कार्य जाक डेरिडा ने किया। उत्तर संरचनावाद का अगला पड़ाव है, जो स्वयं का रास्ता खोज रहा है। डेरिडा मानते हैं कि अर्थ उत्पन्न नहीं होता, न इसे हम ग्रहण कर पाते हैं। जिसे अर्थ समझा जाता है वह चिन्ह मात्र है। डेरिडा के अतिरिक्त रोलां बार्थ, मिशेल फूको, जूलिया क्रिस्टीवा, लेवी स्ट्रॉस, अल्थुसर और जॉन लॉक भी उत्तर संरचनावाद के महत्वपूर्ण समर्थक थे। यूको भी बार्थ की तरह पाठ की अपेक्षा पाठ विमर्श को महत्व देते हैं। जॉन लॉक को फ्रायड के दर्शन का विरोध करने के लिए महत्व दिया जाता है। पाठक लेखक के अभिप्राय की अपेक्षा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वह लेखक के कथन का हूबहू उसी रूप में अर्थ लगाने के लिए विवश नहीं है। रोलां बार्थ भाषा विन्यास द्वारा व्यक्ति वस्तुओं या उनके वास्तविक यथार्थ बोध में सक्षम होता है। जूलिया क्रिस्टीवा। मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है। दूसरी तरफ मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथास से माना जाता है। ये मूल रूप से मौखिक कथाओं से जुड़ा होता है। यह परंपरागत कथाओं के रूप में ज़्यादा प्रचलित होती है, जिसमें धर्म, रीति रिवाज आदि को मुख्य धारा में रखा जाता है। मिथक शब्द ऐसे आख्यान के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ कोई फर्क न हो। इसे बिना तर्क पर स्वीकारा जाता है, जैसे दंत कथा, पुराकथा। नॉर्थअप फ्राइड को मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। उनका मानना था कि मूक मिथक लौंग है, साथ ही इसके अलग अलग रूप को परोल कहा है। फ्रायड मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान रूप में देखते हैं तथा मिथक को स्वप्न का सजाती मानते हैं। विको भाषा को संकेत से उत्पन्न मानते हैं और मिथक को भाषा के विकास का पड़ाव समझते हैं। हर्डर भी भाषा का विकास मिथक से मानते हैं। मैक्स मुलर मिथक को भाषा का रोग मानते हैं। दुर्खीम मिथक को प्रकृति से न जोड़कर उसका संबंध समाज से मानते हैं। युंग मिथक को सामूहिक आधबिंब मानते हैं। रिचर्ड्स चेज काव्य को मिथक और मिथक को काव्य मानते हैं। साहित्य में मिथ के बिंबों से आदिम विश्वासों का स्वरूप विस्तारित होता है। डॉक्टर नगेन द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग प्राकृतिक और धार्मिक में उपास्य देवों के स्वरूप से संबंधित मिथक और कर्मकांड संबंधी मिथक। मिथकों के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। मिथक धार्मिक आख्यानों, कर्मकांडों तथा संस्कृति से गहरे अर्थों में जुड़े होते हैं। कई बार मिथकों को एक सामूहिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक संरचना के लिए भी गढ़ा जाता है। मिथकों को सामान्यतया 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी मिथक और देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक। मिथकों के अध्ययन पर मनोविश्लेषणवादियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विशेष बल दिया है। लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम, फ्रायड, यंग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे महत्वपूर्ण मिथकों ने मिथक पर चिंतन किया है। सभ्यता और संस्कृति के विकास, जीवन और जगत के प्रति आस्था तथा मानव जाति की एकता में मिथकों का योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के भीतर इसकी शुरुआत कामायनी से मानी जा सकती है।
इसके मूल्यांकन में मनु प्रसादकालीन है, जहाँ जीवन मूल्यों, औद्योगिकी और संयांत्रिकी की टकराहट देखने को मिलती है। यही चीज़ मुक्तिबोध की कविताओं में तथा आगे आने वाले रचनाकारों की रचनाओं में मिलती है, जैसे अंधायुग, भस्मासुर, कनुप्रिया एवं एक कंठ विस्पाई। मिथक के संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार। मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता। एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं। ग्राहम हफ। मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। युंग। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतितत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि यह कुछ मिथ्या से संबंध रखता है, अर्थात इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अंक न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता या और ठीक ठाक कहें तो सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत देश और काल के चौखटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और काल प्रवाही डिज़ाइन आकल्पना प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य होता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र। अभी प्रतीक। प्रतीक से तात्पर्य चिन्ह से है। विद्वानों द्वारा माना जाता है कि पार्नेसियनिज्म के बाद प्रतीकवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, जब कोई वस्तु एक या उससे अधिक प्रस्तुतियों के गुण, स्वभाव, रूप, संस्कृति आदि को अपने आप में समाहित करके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होती है तो वह प्रतीक मानी जाती है। जब यथार्थवाद में अध्यात्म ने अपना स्थान बनाना शुरू किया, तब अमूर्त अभिव्यक्ति ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और इसके बढ़ते स्वरूप ने प्रतीकवादी आंदोलन को हवा दी। कला साहित्य में इसकी शुरुआत 1870 एवं 1885 ईस्वी मानी गई है। फ्रांस के प्रथम कवि बादलेयर की कविता कार्स पांडेंस को प्रतीकवादियों ने अपना घोषणा पत्र समझा। इंग्लैंड में प्रतीकवाद की शुरुआत विलियम बटलर येट्स ने की। 1886 ईस्वी में ग्रीक मूल के कवि व निबंधकार जॉन मोरेआस ने फ्रांसीसी अखबार फिगारो में द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से प्रतीकवाद के रूप में एक नया साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र के पश्चात 1891 ईस्वी में अल्बर्ट ओरिएट ने भी अपने लेख के जरिए प्रतीकवाद को स्पष्ट किया। वस्तुतः प्रतीकवाद हिगेल तथा शोपेनहावर के आदर्शवाद से प्रभावित है। ईट्स द्वारा प्रस्तुत प्रतीक के भेद: ध्वनि प्रतीक संवेगात्मक, विचार प्रतीक बौद्धिक। C.M. बावरा द्वारा प्रस्तुत प्रतीक के भेद: शब्द प्रतीक विशिष्ट शब्द और वाक्य प्रतीक मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। प्रबंध प्रतीक अन्योपदेश रूपक समासोक्ति। भिन्न भिन्न देशों के प्रमुख प्रतीकवादी विद्वानों की तालिका नीचे दी गई है। फ्रांस के चार्ल्स बादलेयर, पाल वर्लेन, आर्थर रिम्बाद, स्टीफेन मलारगे और इंग्लैंड के जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन। जर्मनी के स्टीफेन जॉर्ज
और अमेरिका के एमी लावेल। सर्वप्रथम प्रतीकवाद की प्रवृत्ति बादलेयर मलारमे की रचनाओं में दिखाई देती हैं। फ्रांस के बर्लिन रेम्बो तथा इंग्लैंड के मेटरलिंक, W.B. यीट्स, J.M. सिंज आदि रचनाकारों ने इस प्रवृत्ति को स्वीकारा। प्रतीकवाद रचना में शाश्वत सत्य की व्यंजना पर बल देता है। इसका मानना है कि शाश्वत सत्य का प्रतीकों के माध्यम से संबंध है। प्रतीकवाद यथार्थवादी दृष्टि की वस्तुपरकता का विरोध करता है तथा साहित्य में आत्मपरक दृष्टि पर बल देता है। इसी क्रम में प्रतीकवादियों ने बाह्य जगत के यथार्थ को महत्वहीन बनाया है। अतः अस्पष्टता और रहस्यात्मकता प्रतीकवाद में प्रमुख बिंब के तौर पर सामने आते हैं। प्रतीकवादियों ने मूल रूप से दृश्य प्रतीक तथा ध्वनि प्रतीक को महत्व दिया। उन्होंने काव्य में शब्द और संगीत के मिश्रण पर बल देते हुए कहा कि संगीतात्मकता काव्य के लिए जरूरी तत्व है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र तथा प्रस्तुत प्रतीकों का वर्गीकरण। प्रकृति का प्रतीक पतझड़, फूल, पर्वत, समुद्र इत्यादि। संस्कृति का प्रतीक रामायण, महाभारत इत्यादि। इतिहास का प्रतीक चंद्रगुप्त, चाणक्य, बाणभट्ट इत्यादि। जीवन व्यापार का प्रतीक खेती, किसानी करना इत्यादि। शास्त्रीय वैज्ञानिक का प्रतीक राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि। सामान्यतः 5 वर्गों में प्रतीक विभाजित हैं। भारत में प्रतीकवाद की झलक छायावादी कविताओं में ही मिलती है। यह आंदोलन के रूप में स्वयं को भारत में स्थापित नहीं कर पाया। विलियम बटलर येट्स का प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में देखने को मिलता है। टैगोर रचनाओं में औपनिवेशिक रूप को रहस्य रूप में दिखाते हैं। प्रतीक में रचनाओं का निर्माण करने पर भी उन्हें प्रतीकवादी नहीं माना जाता। हिंदी में प्रतीकवादी कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव मिलता है। वह समाज तथा नैतिकता के संबंध को खारिज करता है, क्योंकि प्रतीकवाद यथार्थ जगत का विरोध करता है तथा आत्मपरकता पर विशेष बल देता है। इसलिए एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में इसे लेकर कुछ विद्वानों की घोर असहमति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद के नाम से भी अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल प्रतीक के 2 भेद मानते हैं। शुक्ल जी ने लाक्षणिक वक्रता के प्रकार को भी प्रतीक माना है। प्रतीकों के कुछ उदाहरण हैं। साजन, होली आई है, सुख से हंसना, जी भर गाना। सांस्कृतिक प्रतीक प्रिय यामिनी जागी, असल पंकज द्रग अरुण मुख, तरुण अनुरागी। प्राकृतिक प्रतीक दुल्हनी गावहीं मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। सांस्कृतिक प्रतीक रचना और प्रतीक लहर प्रसाद, इनके प्रतीक हैं अभिनव हर्ष और नूतन भावोल्लास। बादल निराला, ध्वंस, सृजन और विद्रोह। और प्रथम रश्मि पंथ, इनकी नवीन चेतना। मुकुल सुभद्रा कुमारी, प्रेम। दीपशिखा महादेवी, समर्पण अथवा जीवन त्याग। और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ये है दुख, निराशा। और पहाड़ सर्वेश्वर दयाल की हैं कवियों का। प्रतीक तथा प्रतीकवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार। प्रस्तुतिकरण के स्तर पर साहित्यिक प्रतीक किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है। रेनेवेलेक और ऑस्टिन वारेन। किसी शब्द का अर्थ क्रमशः इतना विस्तृत हो जाता है कि उसके परोक्ष विचार या रूप का ज्ञान होने लगता है। अभिव्यक्ति की इस पद्धति को प्रतीकवाद कहते हैं। आर्थर सिमन्स। अगले हैं प्रतीक जिस वस्तु का प्रतीक है उस वस्तु को नहीं, उस भाव को, उस धारणा को व्यक्त करता है। लेंगर। सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। इमर्सन। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार
काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं, जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करता है। कुमुदिनी शुभ हास की, चंद्र मुदुल आभा की, समुद्र प्राचुर्य विस्तार और गंभीरता की, आकाश सूक्ष्मता और अनंतता की भावना को जागृत करता है। इसी प्रकार सर्प से क्रूरता और कुटिलता का, अग्नि से तेज और क्रोध का, वीणा से वाणी या विद्या का, चातक से निस्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। रामचंद्र शुक्ल। इन पार्नेसियनों के पीछे कुछ 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों सिपालिस्ट्स या डिकेडेंट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावनामयी भक्ति का सहारा लिया। रामचंद्र शुक्ल। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। डॉक्टर नगेंद्र। अब अगले, प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है। अगले अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तो उसे प्रतीक कहा जाता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र। कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। संपूर्ण अर्थ, संदर्भ व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेने वाला कोई अप्रस्तुत या शब्द प्रतीक है। डॉक्टर कुमार विमल। बिंब। जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप दिया जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। इमेजिज्म या बिंबवाद का प्रयोग एजरा पाउंड ने सर्वप्रथम किया। इसका आरंभ प्रतीकवाद के बाद हुआ। बिंब को प्रतिछाया, प्रतिकृति, प्रतिबिंब आदि नाम से भी जाना जाता है। बिंब की बड़ी विशेषता ऐन्द्रिकता मानी जाती है। युंग बिंब को आधबिंब, आर्कटाइम नाम से परिभाषित करते हैं। कवि टी.ई. होम को बिंबवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। 1909 ईस्वी में पोएट्स क्लब एंथोलॉजी में प्रकाशित इनकी 2 कविताओं ने इन्हें प्रथम बिंबवाद कवि के रूप में स्थापित कर दिया है और यहीं से बिंबों की महत्ता को स्वीकारते हुए बिंबवाद आंदोलन की नींव पड़ी। टी.ई. ह्यूम की अन्य महत्वपूर्ण रचना स्पेक्यूलेशंस मानी जाती है। विश्वकोश बिंब को चेतन स्मृति मानता है, जिसमें बिना उत्तेजना वाले विचारों की संपूर्णता प्रस्तुत होती है। बिंबवाद उन काव्यधाराओं को सर्वोपरि स्थान देता है जो काव्यधारा रोमांटिक रूप का विरोध करती है। एजरा पाउंड, एसी लावेल, हिल्डा डुलिटिल, रिचर्ड्स, एल्डिंगटन, एफ.एस. फ्लीट, डी.एच. लॉरेंस, सी.डी. लेविस, विलियम कार्लोस, जॉन हैचर तथा टी.एस. इलियट जैसे विद्वान बिंबवाद से प्रभावित दिखते हैं। सी.डी. लेविस बिंबवाद को भाव सम्वलित शब्द चित्र के नाम से व्याख्या प्रदान करते हैं। हाउसफोर्ड होम ने बिंब को एक हद तक वस्तुपरक प्रतिभा रूप में स्वीकार किया और मानसिक रूप से इसे भौतिक जगत से जोड़कर परिभाषित किया। सन 1913 ईस्वी में फ्लीट ने
पोएट्री पत्रिका के भीतर बिंब के 3 सिद्धांत बताए। वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, लय युक्त संगीत, चित्र विधायक न होने पर शब्द का त्याग। 1910 से लेकर 1918 ईस्वी तक साहित्य में यह चरम सीमा पर रहा। इसके काव्यधारा के अनेक पक्षों पर प्रभाव डाला। सौंदर्य शास्त्र में बिंब के लिए सौंदर्यानुसंधायिनी प्रतिभा नाम दिया गया, जिसके द्वारा गलवर, सुविन्यस्त और संतुलित रूप प्रदान होता है। नई समीक्षा ने बिंब को मनुष्य की संपूर्ण जटिल मानसिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य में बिंब का मुख्य काम संप्रेषण का है। बिंब काव्य में प्रयुक्त दृश्य को स्पष्ट करता है तथा कवि की अनुभूति में एक तीव्रता पैदा करता है। रेनेसा शब्द विधान को बिंबात्मक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्लेंट को इसका प्रवर्तक माना है। हिंदी समीक्षा में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में 1915 ईस्वी में किया। काव्य में बिंब की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने रूप विधान को स्पष्ट किया है। शुक्ल जी के अनुसार रूप विधान के 3 प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष रूप विधान, कल्पित रूप विधान और स्मृत रूप विधान। उपरोक्त में से कल्पित रूप विधान को ही काव्य के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रत्यक्ष और स्मृत रूप विधान कल्पित रूप विधान के आधार हैं। बिंबवाद का योगदान गरिमा, अनुशासन तथा संतुलन की प्रतिष्ठा, भाषा की सहजता और प्रवाह पर बल, काव्य में विचार पक्ष की पुनः स्थापना, छंदों के बंधन से मुक्ति का प्रयास, भाषा में नाद और लय की पहचान, संक्षिप्त तथा समास अतिरिक्त शब्द योजना से मुक्ति, अति से आत्मपरकता के खिलाफ वस्तुपरकता का महत्व, अपनी वस्तुपरकता, एकांगिता तथा नीरसता के कारण बिंबवाद अधिक समय तक नहीं चल सका। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवियों को बिंबवाद से प्रभावित माना जाता है, जिसमें मुख्यतः अज्ञे, शमशेर, केदारनाथ सिंह और गिरजा कुमार माथुर हैं। बिंब के उदाहरण: ओ हेड़ी दबलाइयाँ मिरिग पुकारे रोय, जाबन में क्रीड़ा करी दाझत है बन सोई। संसार की नश्वरता। उड़ गई चिड़ियाँ कापी, फिर थिर हो गई पत्ती। दृश्य बिंब। घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मदगुंज अनुगुंज। श्रव्य बिंब। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में गंध देती है। घ्राण बिंब। बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप छाती से, कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। स्पर्श बिंब। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ जीरों से। सज्जात्मक बिंब। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। घनात्मक बिंब। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अमूर्त बिंब। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अवराजे समर। आज का तीक्ष्ण सर्विघ्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। नादबिंब। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब वर्गीकरण में इंद्रिका के आधार पर दृश्य चाक्षुक बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब,
गंध बिंब और स्वाद बिंब। और सर्जक कल्पना के आधार पर स्मृत बिंब और कल्पित बिंब। प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब, मिश्र बिंब, जटिल बिंब, पूर्ण समाकलित बिंब। और काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर एकल बिंब, संश्लिष्ट बिंब। काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि के आधार पर वस्तुपरक बिंब और स्वच्छंद बिंब। बिंब के संदर्भ में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ को प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जोसेफ टी शिल्पी। बिंब अरूप भाव या विचार की पुनर्रचना है। वेले कवि की वस्तु एवं उससे प्राप्त संवेदन से युक्त पुनः सृष्टि में उक्त दोनों तत्व आपस में मिलकर बिंब का उत्पादन करते हैं, जिसमें दोनों का औपम्य प्रत्यक्ष होता है। सीडी लेविस। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सब की तरह, जिनके रंग की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर छलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके, जो झनकार में चित्र और चित्र में झनकार हो। सुमित्रा नंदन पंत। बिंब योजना विभाव के अंतर्गत होती है। चित्रण उसका मुख्य धर्म है। इसकी दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट रूप विधान। बिंब व्यक्ति या विशेष का होगा, सामान्य या जाति का नहीं। कविता का अर्थ बिंब ग्रहण कराना होता है, अर्थ ग्रहण नहीं। काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार कॉन्सेप्ट लाना नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। डॉक्टर नगेंद्र। सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं और लय, संगीत आदि भी श्रव्य बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंबों की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र। अगले, साहित्य यदि बिखरे और खंडित जीवन की पुनर्रचना है तो बिंब विधान इस पुनर्रचना की प्रक्रिया है। साहित्य जीवन को अर्थवत्ता प्रदान करता है और जीवन की अर्थवत्ता बिंब से ही निश्चित होती है। कहना ना होगा कि बिंब योजना काव्य का प्रधान व्यापार होने से काव्य की कसौटी बन जाती है और बिंब योजना की सफलता ही कवि की सफलता का मानदंड कही जाती है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। बिंब शब्द के अर्थ में क्रमशः विकास हुआ है। आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में जो अर्थ उसे दिया गया है वह अपेक्षाकृत नया है। सामान्यतः उसका प्रयोग मूर्तिमता अथवा चित्रात्मकता के अर्थ में किया जाता है, परंतु आज की समीक्षा में उसका चित्रात्मकता वाला अर्थ गौण हो गया है और पाठक को ऐन्द्रियता चेतना के किसी भी स्तर पर प्रभावित करती है। इससे भी आगे बढ़कर कुछ आलोचकों ने यंग मनोविज्ञान के आधार पर बिंब विधान की प्रक्रिया को सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शंस के स्तर पर देखने का प्रयास किया है। तात्पर्य यह है कि नई समीक्षा में बिंब स्थूल शब्द चित्र मात्र का बोधक न रहकर मनुष्य की संपूर्ण जटिल मानसिक प्रक्रिया का बोधक बन गया है। उसका क्षेत्र अलंकार विधान के समान केवल काव्य तक सीमित नहीं है। उसकी स्थिति काव्य के अतिरिक्त संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला इत्यादि में भी मानी जाती है। इस प्रकार उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। केदारनाथ सिंह। काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो ऐन्द्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। केदारनाथ सिंह। फैंटेसी। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फैंटेसिया से हुई
है। फैंटेसी अमूर्त को मूर्त प्रदान करती है। इसका संबंध फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से भी है। काव्य में फैंटेसी का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया जाता है। लंबी कविताओं में कैनवास की व्यापकता को संक्षिप्त व सारगर्भित करने के लिए उसका तथा उसकी गति में त्वरा पैदा करने के लिए रचनाकार फैंटेसी का प्रयोग करता है। मनोबिंबों को संगठित, समन्वित एवं परिवर्तित करने की शक्ति फैंटेसी में नहीं मानी जाती। फैंटेसी में बिंब श्रृंखलाबद्ध न होकर बेतरतीब होती है। फैंटेसी में निगूढ़ तत्व की झलक मिलती है। फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में किया। फैंटेसी के प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध की लंबी कविताएं ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध को कामायनी में फैंटेसी की झलक दिखती है। फैंटेसी के संदर्भ में विद्वानों के विचार। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है। उसमें नए अंग अनुसंग भर देती है, अर्थ अनुसंग भर देती है। शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। मुक्तिबोध फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। साहित्य का काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह कामायनी में बिंबावलियाँ विशृंखलित और विघटित नहीं हैं। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह यथार्थवाद। मर्क्यू फांसे ने 1826 ईस्वी में पहली बार अपने निबंध में यथार्थवाद की परिभाषा दी। कार्वे ने कला की दृष्टि में 1855 ईस्वी में यथार्थवाद का प्रयोग अपने चित्रों की प्रस्तुति के समय किया। इसके बाद यथार्थवाद का प्रयोग 1857 ईस्वी में फ्लावेयर ने उपन्यास मदाम बाबरी में देखने को मिला। जीवन की सच्ची अनुभूतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। यथार्थवाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकृतवाद, निम्न कोटि यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और अति यथार्थवाद। यथार्थवाद को प्रकृतवाद रूप में भी जाना जाता है, जो नेचुरलिज्म का अनुवाद है। बाल्जाक और जोला द्वारा जिस यथार्थवाद का विकास हुआ, उसका रूप प्रकृतवाद ही रहा है। प्रकृतवाद पर आक्षेप लगता है कि इस साहित्य में अश्लीलता और विकृतियों का चित्रण होता है, जिस वजह से प्रकृतवाद को निम्न कोटि का यथार्थवाद की संज्ञा दी जाती है। प्रकृतवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्जाक और जोला ने किया। प्रकृतवाद को इन्होंने यथार्थवादी आंदोलन का ही एक रूप माना जाता है कि टॉल्स्टॉय, गोगाल एवं गोर्की द्वारा यथार्थवादी कला का विकास किया गया। गोर्की के यथार्थवाद को सामाजिक यथार्थवाद की संज्ञा प्रदान है। इन्हें ही प्रथम सामाजिक यथार्थवादी कवि माना जाता है। सामाजिक यथार्थवाद को व्यापक और प्रभावशाली माना गया है। जन की आवाज़ का केंद्र सामाजिक यथार्थवाद को माना गया है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद फ्रायड एवं यंग के मनोविज्ञान से प्रभावित माना जाता है। इसने एक नई दृष्टि समस्याओं को देखने के लिए उत्पन्न की। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के मैजिक रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मैजिस्टर रियलिज्म संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांज रोह द्वारा चित्रों के विश्लेषण हेतु जर्मन चित्रकारों के लिए किया। जादुई यथार्थवाद के मुख्य रचनाकार हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज,
और जॉर्ज साइको और एलेजो कार्पेलियर और मार्कवेज। अति यथार्थवाद का जन्म फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। कवि अथवा रचनाकार आत्मा द्वारा अवचेतन की आवाज़ सुनकर ज्यों की त्यों चीज़ों को प्रस्तुत करता है, उसे अति यथार्थवाद कहते हैं। वास्तविक यथार्थ अवचेतन में छिपा होता है, नैतिकताओं के दबाव से दूर स्वप्नावस्था के निकट दिखाई देता है। इसकी अभिव्यक्ति चेतना प्रवाह शैली द्वारा होती है। सरियलिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रेवेत्ता ने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सर्जियलिज्म में 1924 ईस्वी में किया। आंद्रेवेत्ता ने सह लेखक और अपने मित्र फिलिप सुफाल्त के साथ मिलकर अपने घोषणा पत्र के प्रकाशित होने से पहले ही 1919 ईस्वी में लेस चैम्प्स मैनेटिक्स शीर्षक से मैनिफेस्टो का मूल पाठ प्रकाशित किया। अति यथार्थवाद में आंद्रेवेत्ता स्वतः चलित लेखन को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते हैं। हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोएम रचना लिखी। अति यथार्थवादी नाम से एक निबंध हर्बर्ट रीड द्वारा लिखा गया। दादावाद और यथार्थवाद का आपस में संबंध विद्वानों द्वारा माना गया है। हिंदी साहित्य के भीतर अति यथार्थवाद का विकास उचित रूप में नहीं पाया गया। यथार्थवाद 1850 से 1880 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी उपन्यासों में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभर कर सामने आया, किंतु 18वीं सदी के अंग्रेजी उपन्यासकारों डेनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग्स और टोबिया स्मॉलेट को यथार्थवादी लेखकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुअर पीपुल उपन्यास को, जो दास्तोवस्की द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है, इसे यथार्थवादी धारा में रखा गया। यथार्थवाद के सिद्धांत पर मनोविश्लेषणवादी फ्रायड, विकासवादी डार्विन तथा समाजवादी कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। यथार्थवादी रचनाकार अपनी रचनाओं में उन घटनाओं के वर्णन पर बल देते हैं जो सत्य होती हैं। यथार्थवाद की भाषा सामान्य तथा शिल्प सहित होता है। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद का संबंध जीवन के दुख व अभाव से जोड़ते हैं, तो प्रेमचंद उसे चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। प्रेमचंद के साहित्य के भीतर सर्वप्रथम यथार्थवादी रूप देखने को मिलता है। यथार्थवादी का पूर्ण विकसित रूप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता में दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य के रचनाकार एवं यथार्थवादी रूप। रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका यथार्थवादी रूप सामाजिक यथार्थवादी। पांडे बैचन शर्मा उग्र, इनका प्रकृतिवाद यथार्थवादी। इलाचन जोशी, इनका मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी। यशपाल उपेंद्रनाथ अस्क, इनका है द्रष्टव्य यथार्थवादी। यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं: वर्तमान का चित्रण, जीवन की विद्रूपताओं और विषमताओं का चित्रण, जीवन के स्वरूप क्या और कैसे का विवेचन, समस्या प्रस्तुतिकरण, बौद्धिक पक्ष प्रधानता, वस्तुनिष्ठ शैली का प्रयोग, शैली का व्यंग्यपूर्ण, तीव्र, स्वाभाविक और कठोरतापूर्ण रूप, अश्लीलता और सुशीलता दोनों का प्रयोग, पूर्वाग्रह से दूरी, श्रृंगार, विभत्स और रौद्र रसों की बहुलता। यथार्थवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार। साहित्य समालोचना में यथार्थवाद शब्द का प्रयोग आदर्शवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोध में उन साहित्यिक कृतियों के लिए किया जाता है जो वास्तविक जीवन की अनुकृति में निर्मित होती हैं और अपनी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से ग्रहण करती हैं। सिफले, डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। यथार्थवाद साहित्य में एक शैली नहीं
बल्कि एक विचारधारा है। कजामिया सच्चे साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक बिना किसी भय या पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने पास देखता है उसका यथातथ्य चित्रण करें। जॉर्ज लूकस। यथार्थवाद का प्रश्न साहित्य में मुख्यतः सत्य से अल्पांश भी संबंध नहीं रखता, बल्कि उसका संबंध केवल रचना की कलात्मक शैली से है। स्टीवेंसन। यथार्थवाद चरित्रों को पाठक के सामने उसके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यथार्थवादी रचनाकार का उद्देश्य यह नहीं होता है कि वह अपनी रचनाओं में नेकी का फल नेक और बदी का फल बद दिखाएं। चूँकि समाज में इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं, इसलिए यथार्थवादी अपनी रचना में भी इस सच्चाई को उजागर करता है। प्रेमचंद। यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता, बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। प्रेमचंद्र। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधानता है लघुता की ओर साहित्य दृष्टिपात। जयशंकर प्रसाद। लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। जयशंकर प्रसाद। आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है, उच्चता है, यही यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। जयशंकर प्रसाद। यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पड़ता है जहाँ से वह हमें जीवन के भिन्न वर्णों के चित्र ही नहीं देती, अपितु उनमें व्यक्ति जीवन के प्रति प्रतिक्रियात्मक संवेदन भी होता है। महादेवी वर्मा। कला के क्षेत्र में यथार्थवाद ऐसा एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरंतर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और रूपायित होती रहती है। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी। यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान।